आज आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था वो ये था कि आर्टिकल 21 जो डिक्लेयर करता है वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि किसी भी व्यक्ति को उसके जो पर्सनल लिबर्टी है और उसकी लाइफ है उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट सिवाय जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा उसके। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी उसमें ड्यू प्रोसेस लॉ की बात की। अब इसमें हमने ये बताया लास्ट टॉपिक में कि जो ए के गोपालन का केस था, ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में जो अप्रोच ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो नैरो अप्रोच ली गई थी, वो लेटर ऑन ओवर रूल कर दिया गया मेनका गांधी के केस में। तो बेसिकली उसमें जो कहा गया था ये कहा गया था कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action। कि केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है रेमेडी। इसका मतलब ये था कि स्टेट डिप्राइव कर सकता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को के मामले में किसी व्यक्ति को बेस्ड ऑन लॉ, कि अगर कोई ऐसा लॉ है तो उसके आधार पर उसे डिप्राइव किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21, जो कि डिफरेंट था इस एक्सप्रेशन से, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा कहा गया ए के गोपालन के केस में। लेकिन मेनका गांधी के केस में इस जजमेंट को ओवररूल किया गया और कहा गया कि जो इंटरप्रिटेशन है उसका वाइड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इट रूल दैट द राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर prescribed by law, that is law must be reasonable, fair and unjust। ओके, इसके बाद में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में एम्बॉडीड है इज नॉट मेरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस। केवल एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए बल्कि ह्यूमन लाइफ जो डिग्निटी के साथ में जो जिया जा सकता है उसको उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। Personal liberty in Article 21 of the wider amplitude and it covers a variety of rights goes to constitute the personal liberties of man। कि जो पर्सनल लिबर्टीज हैं वो सारी पर्सनल लिबर्टीज इसमें कवर होंगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर रिफॉर्म किया सब्सिक्वेंट जजमेंट्स में इसी बात को, और ये कहा गया और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉ का डेवलपमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे। जैसे कि कहा गया कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। दूसरी बात कहेगी कि राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, कि पॉल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, डिसेंट एनवायरमेंट होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, राइट टू शेल्टर होना चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये लेटर ऑन ये जो है केस लॉ पे आधारित होकर के इसको आर्टिकल 21A के रूप में इसको ले आया गया है कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ द एज। इसके बाद में जैसे राइट टू फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड की गई आर्टिकल 39 में, ऑल्दो इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, लेकिन इसका जो स्टेटस है आज की डेट में दैट इज अ स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment,
राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जैसे मेनका गांधी के केस में कहा गया, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in government hospital, right to not to be driven out of the state, right to fair trial, right of prisoner to have necessities of life, right of women to be treated with a decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development, right to opportunity. तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमने जो लिस्ट बताई है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रोथ है लॉ की, ये बेसिकली केस लॉ के आधार पर हुई। उसमें ये कहा गया डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज में कहा गया कि सारी चीजें हैं वो राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो डायमेंशंस हैं ये जो डेवलप हुआ है कि जो डिफरेंट की कौन कौन सी चीजें राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी का पार्ट होंगी, इसमें मैं केस लॉ के साथ में अब आपको बताता चलता हूँ कि जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी बेसिकली ये मेनका गांधी के केस में ये न्यू डायमेंशन डेवलप हुआ कि कोर्ट गेव अ न्यू डायमेंशन आर्टिकल 21 एंड हेल्ड दैट द राइट टू लिव इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू फिजिकल एग्जिस्टेंस। कि राइट टू लिव का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात हो, बट इट इंक्लूड्स विद इन एम्बिट ऑफ द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। कि जो जीवन हो वो ह्यूमन डिग्निटी वाला जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एग्जिस्टेंस मात्र हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन माना जाएगा उसको। इसके बाद में इसी तरह का सेम व्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया फ्रांसिस कोरेली, नोट कर लीजिएगा, फ्रांसिस FRANCIS, फ्रांसिस कोरेली CORALIE कोरेली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फ्रांसिस कोरेली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, AIR 1978 SC 597। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लिव इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। कि राइट टू लिव का मतलब केवल ये नहीं कि एनिमल एग्जिस्टेंस हो, बल्कि राइट टू लिव इज नॉट कन्फाइंड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनी फैकल्टी और लिम्ब through which life is enjoyed or the soul communicates with outside world, but it also includes right to live with human dignity। कि केवल ये नहीं है कि आपका हाथ पैर या शरीर के अंग जो है सारे सही सलामत हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि यू मस्ट एक्सप्रेस द थिंग्स। आपका मूवमेंट करने की पोजीशन होनी चाहिए, आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए आप जो फ्री होने चाहिए विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। तभी ये माना जाएगा कि राइट टू लिव जो है, राइट टू लाइफ जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ में यू आर लिविंग द लाइफ। मेनका गांधी और फ्रांसिस कोरोली के केस को सुप्रीम कोर्ट ने जो नेक्स्ट केस था उसमें फॉलो किया गया। उस केस का नाम था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें साइटेशन इसका नोट कर लीजिएगा, AIR 1982 SC 1473, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन है AIR 1982 SC 1473। इस केस में कहा गया कि नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस एशियाड प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली वाज अ डिनायल टू देम of their right to live with basic human dignity and violative of Article 21 of the Constitution। कि इसमें कहा गया है कि अगर PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कह दिया गया कि अगर मिनिमम वेजेस का अगर पेमेंट नहीं किया जा रहा है वर्कर्स को, जो डिफरेंट एशियाड प्रोजेक्ट्स चल रहे थे दिल्ली में, तो ये माना जाएगा इट्स अ डिनायल टू देयर राइट टू लिव विद बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। कि उनके राइट टू लिव विद बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को डिनाई किया गया है और ये वायलेटिव है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के।
उसमें ऑनरेबल जस्टिस भगवती पीएन भगवती थे, उन्होंने ये अब जो मेजोरिटी जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि राइट्स एंड बेनिफिट्स कन्फर्ड ऑन द वर्कमैन employed by a contractor under various labor laws are clearly intended to ensure basic human dignity to workmen। कि जो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में अगर कोई भी लेबर काम कर रही है, तो उनके जो राइट्स हैं और उसको बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, अगर वो उनको नहीं मिल रहे हैं, और तो ये माना जाएगा कि जो लेबर है या वर्कमैन हो, उनकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो है उनका वायलेशन हो रहा है, एंड वर्क नॉट आर डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ दीज राइट्स एंड बेनिफिट्स। और अगर इस तरह के किसी भी बेनिफिट्स या राइट्स से उनको डिप्राइव किया जाता है, तो ये माना जाएगा क्लियरली इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। और उन्होंने फर्दर ये कहा कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर non-implementation of private contractors and non-enforcement by the state authorities of the provisions of various labor laws violated the fundamental rights of workers to live with human dignity। कि अगर किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा जो वेरियस लेबर लॉज हैं उनके उनके प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो ये क्लियर कट माना जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वर्कर्स के विद टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी आर वायलेटेड। कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी वो वायलेट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो डिसीजन था बेसिकली पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये बेसिकली इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ये इसलिए लैंडमार्क था कि इससे मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में, फील्ड्स में, माइंस में, प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, उनके लिए ह्यूमन डिग्निटी के मुद्दे को रेज किया गया था। दे हैड फंडामेंटल राइट टू मैक्सिमम वेजेस। उनके फंडामेंटल राइट है मैक्सिमम वेजेस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, शेल्टर पैचेज के लिए, मेडिकल एड के लिए, सेफ्टी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑक्यूपेशंस कवर्ड बाय द वेरियस वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये डिफरेंट जो वेलफेयर लेजिस्लेशंस, जो डिफरेंट वेलफेयर एक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनके प्रोविजंस को फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे कि जो वर्कमैन है वो अपनी लाइफ को ह्यूमन डिग्निटी के साथ में जी सके। तो इसलिए कहा जाता है कि इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। इसके बाद में जैसे कि चंद्र कुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद का केस आया, उसमें ये कहा गया, इसका साइटेशन नोट कर लीजिए, चंद्र राजा कुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद। इसका साइटेशन है AIR 1998 AP 302। चंद्र राजा कुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, साइटेशन नोट कर लीजिएगा, AIR 1998 AP 302। इसमें कहा गया कि राइट टू लिव इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी और डिसेंसी। कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी और डिसेंसी की बात आती है, और इसलिए ये कहा गया, देयरफॉर द होल्डिंग ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज रिपग्नेंट टू डिग्निटी और डिसेंसी ऑफ विमेन एंड ऑफेंस आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट अगर हो रहा है कोई कहीं भी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि अगर उसमें ऑब्सिनिटी है, तो वो राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उसमें बेसिकली ये जो डिसेंसी ऑफ विमेन को अफेक्ट करता है, और वो आर्टिकल 21 को भी ऑफेंड करता है कि डिसेंसी के साथ में ब्यूटी कंटेस्ट कराया सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्सिनिटी हो। अगर ऑब्सिनिटी है तो ये कहा जाएगा इट्स सिंपली अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। इसके बाद में नेक्स्ट जो डायमेंशन डेवलप हुआ, राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड का बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, ये है ओल्गा टेलिस, OLGA, ओल्गा TELLIS, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, साइटेशन है इसका AIR 1986 SC 180, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। साइटेशन है इसका AIR 1986 SC 180। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस को पेवमेंट ड्वेलर्स केस के रूप में जाना जाता है। तो इसे इसलिए भी नोट कर लीजिए कई बार कि ये मैचिंग के रूप में क्वेश्चन काम आ सकता है कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेवमेंट ड्वेलर्स केस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली
ये कहा गया, 5 जजेस बेंच थी इसमें सुप्रीम कोर्ट की, इसने कहा कि वर्ड लाइफ इन आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, कि आर्टिकल 21 में जो वर्ड लाइफ है उसमें राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होता है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि इट डज नॉट मीन मियरली दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे बाय द इम्पोजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि इसका तात्पर्य ये नहीं कि लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, कि लाइफ को एक्सटिंग्विश नहीं किया सकता, टेकन अवे नहीं किया सकता है, कि अगर इम्पोजिशन या एग्जीक्यूशन हो रहा है डेथ सेंटेंस का, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उसको टेक अवे किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज वन रेस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। एन इक्वली इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ द राइट इज, दूसरा इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन ये है कि द राइट इज द राइट टू लाइवलीहुड, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कि राइट टू लिव में राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होगा, क्योंकि बिना लाइवलीहुड के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है, जी नहीं सकता है। इफ द राइट टू लाइवलीहुड इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ, अगर राइट टू लाइवलीहुड को ट्रीट नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ के, तो द जीएस वे ऑफ डिप्राइविंग पर्सन, कि सबसे आसान तरीका है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से उसे डिप्राइव कर दिया जाए। और इसीलिए आर्टिकल 39A और 41 रिक्वायर द स्टेट टू सिक्योर द सिटीजन एंड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि जो स्टेट सिक्योर करे सिटीजन्स के एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के और राइट टू वर्क के। इट वुड बी शेयर पेंडेंसी टू एक्सक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द राइट टू लाइफ। बेसिकली इसमें क्या था, इस केस के पीछे जो चैलेंज किया गया था, वो चैलेंज किया गया था कि जो पेमेंट्स पर थे, बहुत सारे जो वेंडर्स थे वो अपना शॉप्स लगाया करते थे पब्लिक स्ट्रीट्स पर, उनको हटाने के लिए सेक्शन 313, 313A, 314 और 497 बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंगली उनको हटा दिया गया था, और इन सेक्शंस को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि कॉर्पोरेशन टू फ्रेम अ स्कीम फॉर डिमार्केटिंग हॉकिंग एंड नॉन हॉकिंग जोन्स, कि हॉकिंग और नॉन हॉकिंग जोन्स के लिए एक स्कीम बनाए एंड गिव देम लाइसेंस फॉर सेलिंग देयर गुड्स इन हॉकिंग जोन्स, और हॉकिंग जोन्स हैं उनमें अपना सामान बेचने दिया जाए उन हॉकर्स को। लाइसेंस इन हॉकिंग जोन्स कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, और लाइसेंस जो है हॉकिंग जोन में देने के लिए रिफ्यूज नहीं किया सकता जब तक कि कोई गुड रीजन ना हो। तो बेसिकली इस केस में ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में, या पेमेंट डॉलर्स केस में कह दिया गया है कि गवर्नमेंट स्कीम बनाए हॉकिंग नॉन हॉकिंग जोन के लिए, और हॉकिंग जोन के लिए उनको लाइसेंस दिए जाए। ओके, और इसमें यह भी कहा गया कि मानसून सीजन से पहले ये जो एक्ट के सेक्शंस हैं उनको एप्लीकेबल नहीं किया जाना चाहिए। अब इसी तरह से एक केस आया सौदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसमें भी 5 जजेस बेंच थी। ये बेसिकली, लेकिन लेटर ऑन ये 1986 का केस है, ओल्गा टेलिस का केस, और ये 1989 का केस है। सौदान सिंह वर्सेस सौदान सिंह, SODN सौदान, सौदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी। इसका साइटेशन है AIR 1989 SC 1988। 86 में ओल्गा टेलिस का केस आया, 89 में सौदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली कॉर्पोरेशन का केस आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच थी। इसमें बेसिकली कहा गया कि इसमें जो चैलेंज किया गया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लॉज थे उनको चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें डिफरेंट अपना इंटरप्रिटेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू कैरी ऑन ट्रेड or business is not included in the concept of right, personal life and personal liberty. Article 21 is not attracted in case of trade and business. और इसमें कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया ओल्गा टेलिस के केस को और कहा कि दैट इज नॉट द एप्लीकेबल इन दिस केस, कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं ओल्गा टेलिस के केस की इस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ एकदम से डिफरेंट अप्रोच ली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी तरह से एक दूसरा लैंडमार्क जजमेंट आया, दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉइज यूनियन, दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉइज, दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉइज यूनियन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेली वेजेस वर्कमैन है, जो कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, हैज नो राइट टू ऑफ ऑटोमेटिक regularization even though they have put in the work for 240 or more days। तो बेसिकली इसमें जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत काम करने वाले लोगों ने कहा कि साहब हमको भी रेगुलराइज किया जाए। जो लेबर काम कर रही थी उसने कह दिया कि हमको भी रेगुलराइज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, they have no right of automatic regularization even though they have put in work for 240 or more days। इसके बाद में नेक्स्ट जो केस आया इसी राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड, वो था डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि राइट टू लाइफ इंश्योरेंस अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड एंड देयरफॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कर विदाउट गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन अनजस्ट आर्बिट्रेरी इलीगल। कि अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए उसको सर्विस से हटा दिया जाता है तो ये राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी के जो प्रोविजंस हैं उसका वायलेशन है, और वो अनजस्ट है, आर्बिट्रेरी है और इलीगल है। प्रोसीजर जो है अडॉप्ट किया जाना चाहिए आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली भी, और जो भी प्रोसीजर है वो राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल नहीं होना चाहिए और ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि right to life enshrined under Article 21 includes right to livelihood, and therefore, before terminating of the service of an employee or workman, fair play requires that a reasonable opportunity should be given to explain his case. It means audio alterum partem, that is natural justice, principle of natural justice को follow किया जाना चाहिए। right to hear कि उसे opportunity दी जानी चाहिए किसी व्यक्ति को, तभी उसे सर्विसेज से टर्मिनेट किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये माना जाएगा कि दैट इज आर्बिट्रेरी एंड अनजस्ट। नेक्स्ट जो डायमेंशन डेवलप हुई, राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर में जो इंपोर्टेंट लीडिंग केस आया वो आया चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें ये कहा गया, इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ब्रैकेट में लिखिए 1996, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, 2 SCC 549। SCC का तात्पर्य यहां पर सुप्रीम कोर्ट केसेस से है। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ब्रैकेट में 1996, ब्रैकेट क्लोज, 2 SCC 549। इसमें यह कहा गया कि द राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि राइट टू शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। इन एनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी द राइट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट एंश्योर्ड बाय मीटिंग ओनली विद द एनिमल नीड्स ऑफ द मैन। कि केवल एक ह्यूमन एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट ह्यूमन डिग्निटी के साथ में व्यक्ति को रहने का अधिकार होना चाहिए। It is secured only when there is a all facility to benefit himself। कि सारी की सारी फैसिलिटीज अगर होंगी किसी के बेनिफिट के लिए तभी ये संभव है। राइट टू लिव ग्रांटेड इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter। कि किसी भी सिविल सोसाइटी में अगर राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी की बात आएगी तो वहां पे बेसिक राइट्स जो हैं, जैसे राइट टू फूड, वाटर, डिसेंट एनवायरनमेंट, एजुकेशन, मेडिकल केयर और शेल्टर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगे। ये बेसिकली क्या है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स नोन टू द सिविलाइज्ड सोसाइटी। ऑल सिविल और पॉलिटिकल और सोशल कल्चरल राइट्स जो हैं, जो कि एंश्राइंड है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कन्वेंशन में। कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली उनको फॉलो किया जाना चाहिए। शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेयर अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिम। कि जो शेल्टर है केवल ह्यूमन के लिए केवल प्रोटेक्शन नहीं है लाइफ के लिए, लिम के लिए, बल्कि इट इज होम वेयर ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। कि उसके पास घर होना चाहिए जिससे कि वो ग्रो कर सके फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। राइट टू शेल्टर देयरफॉर इंक्लूड्स एडिक्वेट लिविंग पीस, सेफ एंड डिसेंट स्ट्रक्चर, क्लीन एंड डिसेंट सराउंडिंग, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, प्योर एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड अदर सिविक एमिनिटीज जैसे कि रोड्स हैं, सो एज टू हैव
easy access to his daily avocation. Right to shelter therefore does not mean a mere right to a roof. कि राइट टू शेल्टर का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आपके पास छत होनी चाहिए, बट राइट टू ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू एनेबल देम टू लिव एंड डेवलप एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से इन व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट टू शेल्टर, जो मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑब्लिगेशन है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स में, वो ये है कि तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू दलित्स एंड ट्राइब्स and to enable them to come into the mainstream of national life। तो उनके लिए बेसिकली इसमें जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं दलित्स एंड ट्राइब्स जिनके पास में, या ये कहिए जो भी होमलेस लोग हैं जिनके पास में होम नहीं है, उनके लिए होम होना चाहिए जहां पे कि वो प्रॉपर्ली ह्यूमन डिग्निटी के साथ में अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। तो ये चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है इस तरह से। और मेरे ख्याल से इस केस के बाद में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हुई और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें अपने हाउसिंग प्लान्स स्टार्ट किए। यूपी में भी बहुत सारे हाउसिंग प्लान्स हैं, जो जो जिस जिस शहर में रह रहे होंगे वहाँ डेफिनेटली हर जगह इस टाइप के कुछ घर बने होंगे जो ईडब्ल्यूएस के लिए बने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट जो इशू डायमेंशन डेवलप हुई, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी में आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखिए 1994 ब्रैकेट क्लोज 6 SCC 632। इस केस को आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस को ऑटो शंकर केस के रूप में भी जाना जाता है, ऑटो शंकर केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी लेट अलोन इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन के पास में ये राइट होता है टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ हिज ओन, हिज फैमिली, मैरिज, प्रोक्रिएशन, मदरहुड, चाइल्ड बियरिंग एंड एजुकेशन अमंग अदर मैटर्स। None can publish anything concerning above matters without his consent, whether truthful or otherwise। कि अगर इन सारे मामलों से संदर्भ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है इसके बारे में पब्लिश नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी कंसेंट ना हो, और अगर जो भी फैक्ट है वह ट्रुथ हो या अदरवाइज हो उसको पब्लिश नहीं किया जाता है। अगर ऐसा किया जा रहा है इट मींस राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है उस व्यक्ति की। This rule is subject to an exception that if any publication of such matters are based on public record। लेकिन अगर कोई पब्लिकेशन अगर पब्लिक रिकॉर्ड के आधार पर हुआ है इंक्लूडिंग कोर्ट रिकॉर्ड, it will be objectionable if a matter becomes a matter to public record। अगर कोई मैटर जो पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है, the right to privacy no longer exists। उस केस में राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड इट बिकम्स अ लेजिटिमेट सब्जेक्ट फॉर कमेंट बाय प्रेस एंड मीडिया अमंग अदर्स। इसका एक एक्सप्रेशन ये भी है कि दिस रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसेंसी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे कि अ फीमेल हु इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, किडनैपिंग, एडिक्शन or a like offense should not further be subjected to indignity of her name and the incident being published in the press or media। कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, सपोज कि ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन के केसेस हैं, उसमें बेसिकली किसी भी प्रेस या किसी मीडिया के द्वारा जो भी विक्टिम है उसके नाम को पब्लिश नहीं किया जाता। तो बेसिकली वो इसीलिए पब्लिश नहीं किया जा सकता कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट मींस राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। इसलिए जैसे कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी होते हैं, उस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में भी जो विक्टिम है उसका नाम नहीं होता है, विक्टिम का नाम नहीं होता है, एक इमेजिनरी नेम जजमेंट में लिखना होता है। अगर वो ऐसा किया जा रहा है किसी जजमेंट में, अगर किसी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज किया जा रहा है, देन इट विल बी अ वायलेशन। और इस केस में कई बार हायर कोर्ट्स के द्वारा स्ट्रिक्चर्स भी पास कर दिए जाते हैं कि
उस जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट, या उस जुडिशियल ऑर्डर के जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट जिसने भी जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चर पास किया जाता है, सिंपली ड्यू टू दिस कि राइट टू प्राइवेसी हैज बीन वायलेटेड. द कोर्ट however held that in the judiciary with its contempt powers and the legitimate with its privilege stands on different footing. इस केस में बेसिकली क्या था कि एक तमिल मैगजीन थी नखीरन, जो पब्लिश होती थी मद्रास से. इसके एडिटर मूव ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा कि आज फॉर रिट रिस्ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम इंटरफियरिंग विद देयर राइट टू पब्लिश द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑटो शंकर हु हैड बीन कन्विक्टेड फॉर सेवरल मर्डर्स एंड अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट. केस में कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रोका जाए कि वो इंटरफेयर ना करें, कि वो ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करना चाहते थे ऑटो शंकर, ऑटो शंकर की. ऑटो शंकर जो व्यक्ति था वो बेसिकली जेल में था और उसको कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड हुआ था. ऑटो शंकर had written his autobiography in jail, which depicted close relation with prisoners and several IS, IPS and other officials, some of whom were partners in several crimes. ये जो ऑटो शंकर ने बायोग्राफी लिखी थी जेल में, उसमें उसके जो रिलेशंस थे डिफरेंट बिटवीन द प्रिजनर एंड सेवरल IS, IPS ऑफिसर के साथ में थे और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में थे, उसको पब्लिश करना चाहता था. द अनाउंसमेंट बाय द मैगजीन दैट द वेरी सून a sensational life story of Otto Shankar would be published created panic among police officials that they might be exposed. कि जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने महसूस किया कि पैनिक हुआ उनमें कि they will be exposed. They forced him by applying third degree method to write letter addressed to Inspector General of Prisons that he had not written any such book and it should not be published. और उसको थर्ड डिग्री दी गई जेल में, और उसको ये फोर्स किया गया कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को ये लिखे कि उसने ये ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है और उसको पब्लिश नहीं होना चाहिए. आईजी रोड द पब्लिशर दैट इट वाज फॉल्स एंड शुड नॉट बी पब्लिश्ड. आईजी प्रिजन ने, जो पब्लिशर था नखीरन मैगजीन का, उसको लिखा कि बुक पब्लिश नहीं होनी चाहिए. द क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन वाज वेदर अ सिटीजन कुड प्रिवेंट अनदर फॉर राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी. कि यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि क्या किसी सिटीजन को किसी दूसरे की ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करने से रोका जा सकता है. दूसरी बात ये थी कि क्या एन ऑथराइज्ड पीस ऑफ राइटिंग इन्फ्रिंज द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी. क्या ऑथराइज्ड पीस अगर राइटिंग का है, क्या वो इन्फ्रिंज करता है प्राइवेसी को. डज द प्रेस हैव द राइट टू पब्लिश एन अनऑथराइज्ड अकाउंट ऑफ सिटीजन्स लाइफ. क्या एक पब्लिक प्रेस को राइट है कि किसी अनऑथराइज्ड अकाउंट से किसी नागरिक के जीवन के बारे में कुछ पब्लिश करने से. तीसरी बात यह थी कि whether the government could maintain an action for defamation or put restraint on press not to publish such materials against their officials, or whether the officials themselves had the right to do so. कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि वो उसकी ऑटोग्राफी छपने से रोक सकती है. तो कोर्ट ने इसमें कहा कि द स्टेट और इट्स ऑफिशियल हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू इम्पोज prior restraint on publication defamatory matter. The public officials can take action only after the publication if it is found false. कि पब्लिकेशन को नहीं रोका जा सकता है ऑटोबायोग्राफी के, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आता है कि वो डिफेमेशन है या फॉल्स है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसको प्रायर सैंक्शन नहीं किया जाता, मतलब उसको प्रायर रिस्ट्रेंट नहीं किया जा सकता है उसके पब्लिकेशन को. तो बेसिकली ये आर राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि साइटेशन था 1994 6 SCC 632, ऑटो शंकर के रूप में केस जाना जाता है. तो उसके ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड मामला था. तो कोर्ट ने कह दिया कि किसी भी ऑफिशियल स्टेट या ऑफिशियल के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ में जो इम्पोज कर सके प्रायर रेस्ट्रेंट कि कोई अगर डिफेमेटरी मैटर है तो उसे पब्लिश नहीं किया जाता. लेकिन अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को लगता है कि वो मामला डिफेमेटरी है, देन एक्शन कैन बी taken after finding that it is false. Next dimension, right to privacy available to women of easy virtues. इससे रिलेटेड केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण.
इसमें कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अवेलेबल इवन टू वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू, कि इजी वर्च्यू की अगर कोई वुमेन है तो उसको भी राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल है। नो वन कैन इन्वेड हर प्राइवेसी, कोई भी व्यक्ति उसकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकता। इस केस में ये था कि पुलिस ऑफिशियल इंस्पेक्टर विजिटेड द हाउस ऑफ वन Banubai in uniform and demanded to have sexual intercourse with her. On refusing, he tried to have her by force. She raised a hue and cry. When she was prosecuted, he told that the court that she was a lady of easy virtue and therefore her evidence was not to be relied. कोर्ट ने उसके जो इंस्पेक्टर था उसके वर्जन को रिजेक्ट किया और कहा कि और उसको लाइबल कहा फॉर वायलेटिंग हर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में है कि राइट टू प्राइवेसी नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, कि राइट टू प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये बेसिकली इसीलिए इसका साइटेशन इस तरह से है कि मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, इसका साइटेशन है ए आर 1995 SC 495। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, साइटेशन ए आर 1995 SC 495। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यद्यपि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एंड द रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं ऑन इट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, डिसऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ, मोरल्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स। इन सारी जो कंडीशंस हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस एज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिसऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ और मोरल्स। और पर इन दिस केस एप्लीकेंट after obtaining degree of MBA in 1987 joined the Nagaland State Medical and Health Service as assistant surgeon grade 1। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो था वो किसी डिजीज से ग्रसित था, उसको एडवाइस की गई कि ही मस्ट गो टू जेड हॉस्पिटल एट मेड्रास। Appellant was directed by the government of Nagaland to accompany the said patient to Madras for treatment. For the treatment of the disease, the patient needed blood. Patient को blood की जरूरत पड़ी। Appellant was asked by the doctors to donate blood for the patient. When his blood samples were taken, the doctors found that the appellant's blood group was HIV/AIDS. In the meantime, appellant settled his marriage with one Miss Bai, which was to be held on December 12, 1995. But the marriage was called off on the ground that the blood test of the appellant conducted by the respondent hospital was found to be positive. ये जो ब्लड टेस्ट लिया गया था मिस्टर एक्स का जेड हॉस्पिटल के द्वारा, उसमें वो HIV पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कारण से उसने कंटेंट किया कि हिज प्रेस्टिज अमंग हिज फैमिली मेंबर्स वाज डैमेज्ड। अपीलेंट ने एक रिट पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट्स ऑन द ग्राउंड दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड to be secret under medical ethics was disclosed illegally and therefore the respondents was liable to pay damages. He contended that the respondent were under a duty to maintain confidentiality on account of medical ethics formulated by Indian Medical Council. उसने कंटेंट किया कि अपीलेंट जो राइट टू प्राइवेसी हैज बीन इन्फ्रिंज्ड बाय द रेस्पोंडेंट हॉस्पिटल, देयरफॉर दे आर लायबल टू बी डैमेजेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच थी। इसमें कहा गया डिस्क्लोजिंग by disclosing that the appellant was suffering from AIDS, the doctors had not violated the right to privacy of the appellant's guaranteed under Article 21 of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट की डबल जज बेंच ने कहा कि अगर अपीलेंट एड्स से ग्रसित था और डॉक्टर्स ने अगर उसको डिस्क्लोज कर दिया तो यहां पे ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया।
कोर्ट ने हालांकि ये जरूर कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन इट. The right to marry is an essential element of right to privacy, but is not absolute. Marriage is the sacred union, legally permissible, of the two healthy bodies of opposite sexes. Every system of matrimonial laws provides that if a person is suffering from venereal disease in a communicable form, it will be open to the other partner in the marriage to seek divorce. If a person is suffering from that disease even prior to the marriage, he has no right to marry so long as he is not fully cured by the disease. ठीक है, तो इस केस में ये कह दिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट बट इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. नेक्स्ट जो इसका डायमेंशन डेवलप हुआ वो था वर्जिनिटी टेस्ट वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21. सुरजीत सिंह थिंड, THIND थिंड वर्सेस कमलजीत कौर. इसका साइटेशन है AIR 2003 P&S पंजाब एंड हरियाणा 353. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन वुमेन फॉर हर वर्जिनिटी अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ हर राइट्स टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी enshrined under Article 21 of the Constitution. कि अगर किसी भी वुमन को ये कहा जाए कि वो अपनी वर्जिनिटी टेस्ट कराए और वो नहीं कर, तो ये माना जाएगा, और वो उस पर ऑब्जेक्ट करती हैं, तो ये माना जाएगा कि वर्जिनिटी टेस्ट जो है वायलेट करता है उसके राइट टू प्राइवेसी को. एंड इट्स नॉट जस्ट एंड फेयर टू डिमांड फॉर वर्जिनिटी टेस्ट. ये इसमें ये ऑब्जर्व किया गया. इसके बाद में राइट टू प्राइवेसी एंड सर्विलांस. ये केस है मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा AIR 1981 SC 760. इसमें एक क्वेश्चन रेज हुआ कि whether a person whose name was included in the surveillance register had right of opportunity to be heard before such inclusion. कि अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम सर्विलांस रजिस्टर में इंक्लूड किया जा रहा है तो क्या उस सर्विलांस रजिस्टर में नाम उसका इंक्लूड करने से पहले उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि whether his name is included must be included or not. तो इसमें कोर्ट ने कहा कि the rule of natural justice was not attracted but it made the law on the subject clear and laid down the guidelines regarding the mode of surveillance by the police. और ये ऑब्जर्व किया कि अंडर सेक्शन 23 ऑफ पंजाब पुलिस एक्ट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू कीप सर्विलांस over bad characters and habitual offenders for the purposes for preventing crime, so long as surveillance is for the purpose of prevention of crime and confined to the limits prescribed under Rule 23(7) of Punjab Police Act. A person cannot complain against the inclusion of his name in the surveillance register. लेकिन अगर it is excessive and goes beyond the limits prescribed by the rule, surveillance of person who does not belong to above categories, its validity may be challenged. तो इसकी वैलिडिटी चैलेंज की जाना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिएगा बैड कैरेक्टर नहीं है या ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जो कि डैमेजिंग है, तो उसका नाम इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए. और अगर उसका नाम इंक्लूड किया गया है देन हिज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड. एंड फ्रीडम ऑफ और इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है फॉर इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ ए सिटीजन एज हिज फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन आर्टिकल 19(1)(d) हैज बीन वायलेटेड. नेक्स्ट जो था कि डिवोर्स पिटीशन, हस्बैंड टैपिंग कन्वर्सेशन ऑफ हिज वाइफ विद अदर्स सीकिंग टू प्रोड्यूस इन कोर्ट वायलेट्स अ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21. ये केस था रायला एम भुवनेश्वरी, रायला RAYALA, रायला एम भुवनेश्वरी वर्सेस नागा फेमेंदर NAGAPHAMENDR, नागा फेमेंदर रायला RAYALA, रायला. इसका साइटेशन है AIR 2008 AP 98.
इसमें पिटिशनर ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया कोर्ट में अगेंस्ट हिज वाइफ एंड टू सब्सटेंशिएट हिज केस sought to produce a hard disk relating to the conversation of his wife recorded in US with others. Some other portions of the conversation. The court ने कहा इसमें कि the act of tapping by husband to infringement of right to privacy under Article 21 of the Constitution. कि अगर किसी हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ की टेप रिकॉर्डिंग की जा रही है तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट था टेलीफोन टैपिंग का केस. एन इन्वेजन ऑन राइट टू प्राइवेसी. बेसिकली इस केस को हिस्टोरिक जजमेंट के रूप में हिस्टोरिक जजमेंट कहा जाता है. इसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका साइटेशन नोट कर लिए. एआई 1997 एससी 568. इसे फोन टैपिंग केस के रूप में भी जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि टेलीफोन टैपिंग is a serious invasion of an individual's right to privacy, which is part of the right to life and personal liberty, enshrined under Article 21 of the Constitution, and it should not be resorted by the state unless there is a public emergency or interest of public safety requires. कि अगर किसी फोन टैपिंग का जो मामला है वो सीरियस इन्वेजन है किसी भी इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी का और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर भी इन्वेजन है और स्टेट को तब तक टैपिंग नहीं कराई जानी चाहिए जब तक कि कोई पब्लिक इमरजेंसी का मामला ना हो या पब्लिक सेफ्टी जब तक ऐसा नहीं चाहती हो. और कोर्ट ने इसमें एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस को ले डाउन किया. जो सेफ गार्ड्स उनमें ड्रॉ किए गए उसमें एक आ गया ऑर्डर फॉर टेलीफोन टैपिंग कैन बी इशूड ओनली इफ द होम सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. कि टेलीफोन टैपिंग तभी की जाती है जब होम सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जब तक आदेश ना हो. इन एन अर्जेंट केस द पावर मे बी डेलीगेटेड to an officer of home department of central and state government not below the rank of joint secretary. लेकिन अर्जेंट मामलों में ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर के नीचे उसको डेलीगेट नहीं किया जाता है. दूसरा गाइडलाइन दे दी कि कॉपी ऑफ द ऑर्डर shall be sent to review committee within a 1 week of the passing of order. कि जब ये टेलीफोन टैपिंग का ऑर्डर पास हुआ है तो विद इन अ वीक रिव्यू कमेटी के पास में ऑर्डर जाना चाहिए. तीसरा गाइडलाइन था कि ऑर्डर शैल अनलेस रिन्यूड कि यदि ऑर्डर को रिन्यू नहीं किया जाता सीज टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द 2 months कि 2 महीने के बाद में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. मतलब जिस डेट से इशू हुआ है उसके विद इन 2 months उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर मे रिव्यू बिफोर दैट पीरियड इफ इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट. फोर्थ गाइडलाइन ये दी कि द अथॉरिटी इशूइंग ऑर्डर शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन कि अथॉरिटी जो जिसने इशू किया है ऑर्डर वो जो इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन है जो रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी. द एक्सटेंट द मटेरियल टू बी डिस्क्लोज कि कितना मटेरियल डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, नंबर ऑफ पर्संस के बारे में, उनकी आइडेंटिटी के बारे में, टू whom the material is disclosed. यूज ऑफ द इंटरसेप्टेड मटेरियल जो भी इंटरसेप्टेड मटेरियल है shall be limited to the minimum that is necessary in terms of section 5 subsection 2 of the act. नेक्स्ट गाइडलाइन ये थी कि द रिव्यू कमेटी shall on its own within 2 months investigate whether there is or has been relevant order under section 5 or 2. ये रिव्यू कमेटी ये भी करेगी विद इन 2 months डिसाइड करेगी. If on the invasion of the review committee concludes that there has been a contravention of the provision section 5 subsection 2 of the Indian Telegraph Act, अगर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के का कंट्रावेंशन हुआ है
तो जो ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा. इट कैन आल्सो डायरेक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉपीज ऑफ द इंटरसेप्टेड. और जो इंटरसेप्टेड मटेरियल है, जो टेप रिकॉर्डेड मटेरियल है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. If on the investigation the review committee comes to the conclusion that there has been no contravention, अगर इन्वेस्टिगेशन पर रिव्यू कमेटी पाती है कि रेलिवेंट प्रोविजंस का कोई कंट्रावेंशन नहीं हुआ है, इट शैल रिकॉर्ड द फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट. तो इसकी जो फाइंडिंग है वो रिकॉर्ड पर रखी जाएंगी और उनका इफेक्ट होगा. इस जजमेंट को बेसिकली जो डिलीवर किया गया था डिवीजन बेंच के द्वारा डिलीवर किया गया था, जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस एस सगीर अहमद की डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की. बाकी जो और डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर देंगे. बाकी कोई यहां तक कोई करी हो तो बताइए. एक एक क्लास और होगी इसके आर्टिकल 21 की. किसी की कोई क्वेरी? नो सर. नो सर. ठीक है, बाकी एक टॉपिक और लेंगे, इसका आर्टिकल 21 कंक्लूड हो जाएगा. थैंक यू. ओके, गुड लक.